डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है आपका सोच अगर कुछ अलग करने की है तो जज्बों में जुनून लाजमी है। जी हां, सोच अगर कुछ अलग करने की है तो जुनून उसमें आपको रखना पड़ेगा, है ना। कहते हैं लोग मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं है। यदि आप सोच बड़ा रखते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास निगेटिव मिलेंगे जो नकारात्मक बातें कहेंगे कि आपसे यह नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? इस धरती पर जितने भी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, उसका प्रयोग तो इंसान ही किया है, इंसान ही तो हर चीज बनाया है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आपने सोचा है कि मार्क्स अच्छे लाना है तो बिल्कुल आएंगे, है ना। सही दिशा में सही प्रश्न को पढ़िए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको हेल्प करूंगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जी हां, कक्षा 10 का आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए चलते हैं आज के इस सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? आंसर होगा आपका जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। यह रहा आपका जाइलम और यह रहा आपका फ्लोएम। पहला अंतर, जाइलम में कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। फ्लोएम में क्या होती है? जीवित होती है। जाइलम क्या होता है? जाइलम में घुलित खनिज लवणों एवं जल का हस्तांतरण करती है। जाइलम घुलित खनिज लवणों एवं जल का हस्तांतरण करती है, लेकिन फ्लोएम जो है यह सिर्फ खाद्य पदार्थों का ही हस्तांतरण करती है। नेक्स्ट चलते हैं। जाइलम में जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। कहां होता है? ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम में बहाव दोनों तरफ होता है। जाइलम में खाद्य पदार्थ का परिवहन एक साथ ऊपर और नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन एक साथ ऊपर और नीचे हो सकता है। तो यह था आपका प्रश्न का उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका काफी वीवीआई है। धमनी और सीरा में क्या अंतर है? या फिर क्वेश्चन पूछे धमनी और सीरा के बारे में लिखे, या फिर धमनी का अलग पूछेगा तो सिर्फ धमनी का लिख दीजिए। यदि सीरा का सिर्फ पूछे तो यहां लिख दीजिए सीरा का, है ना। इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट करके बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझकर आंसर लिखने में आसानी हो। चलते हैं आंसर की ओर। धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। यह रहा आपका धमनी एक साइड और सेकेंड रहा सीरा। धमनी हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी किसे कहते हैं? हृदय से अंगों की ओर। जी हां, हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। कितना आसान है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। सीरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। धमनी के आंतरिक भित्ति मोटी पेशीय तथा लचीली होती है, लेकिन यहां आपका सीरा होगा, लेकिन सीरा के आंतरिक भित्ति जो है एकदम क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा आपका पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागन कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागन कहते हैं। मक्का के पौधों में वायु परागन होता है। इस पौधों में नर पुष्प एक मंजरी के रूप में शिखर पर लगते हैं, जबकि मादा पुष्प पत्ती की कक्षा में नीचे की तरफ लगते हैं
वर्षा के समय परागकण भीग जाएंगे, जिससे वे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? अथवा यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, स्वपोषी व विषमपोषी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। स्वपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात खुद पर निर्भर रहता है, जैसे कि पेड़ पौधे। विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य या कोई भी जानवर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। आंसर होगा आपका, भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं, जिसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली और मनुष्य के अग्रपादों के पाए जाने वाले अस्थियों के अवयव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण का क्या अर्थ है? इसके उपायों को लिखें। आंसर होगा आपका, जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। खराब जो जल हो गया है, दूषित जल, उसको फिर से पुनः चक्रण करके अच्छा करना या उपयोग में लाना। जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वर्षा जल को संचित करना चाहिए। जी हां, वर्षा जल जो कि आपका आकर और नदी में प्रवाहित हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसे संचित कर उपयोग करना चाहिए, जमा करके उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, जल का उपयोग सीमित आवश्यक के साथ ही करना चाहिए, यानी कि जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए जल का उपयोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त क्या है? इसके 2 कार्य लिखे, है ना। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। इसके 2 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 2। रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वसन और दहन में क्या अंतर है? श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन, दहन। श्वसन एक जैविक क्रिया है। क्या है? जैविक क्रिया है। दहन क्या है? यह भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। नेक्स्ट, श्वसन में विमुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, लेकिन दहन में उत्पन्न ऊर्जा उष्मा एवं प्रकाश में बदल जाता है। नंबर 3 है आपका, श्वसन की क्रिया एंजाइम की सहायता से सामान्य तापमान पर होती है, लेकिन दहन में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं और यह उच्च तापमान पर होती है। यह श्वसन सामान्य तापमान पर होती है, लेकिन दहन उच्च तापमान पर होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आहार श्रृंखला क्या है? जी हां, आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। इसी जीवों की इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है आपका हरे पौधे, कीट, कीड़े मकोड़े, मेढक, सर्प, बाज, ये सब आपका स्थलीय आहार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका रासायनिक समीकरण लिखें।
प्रकाश संश्लेषण वह उपचयी क्रिया है जिसमें पौधों के हर एक क्लोरोफिल युक्त भाग सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल युक्त जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस के उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यह हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसका आप उदाहरण यहां देख सकते हैं। विद्यार्थीगण, मैं आपको हर एक प्रश्न बता दिया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीछे के प्रश्न को देखेंगे उठाकर तो हर एक प्रश्न आपको मिलेगा पूछा हुआ और रिपीटेड प्रश्न है ये। फिर मैं आपको इसका पार्ट 2 दूंगा जिसमें आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कॉपी कलम निकालिए, अच्छे से लिखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसका लाभ हो सके, जो आपके क्लासमेट है ना। विद्यार्थीगण, मैं कभी भी आपको बीच में नहीं कहता हूं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ही माइंड डाइवर्ट होगा, मेरा भी, है ना। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।